हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक मैकेनिक्स। और जो क्वेश्चंस हैं जिन टॉपिक्स पर बेस्ड हैं वो है आपके पास में रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम। तो ये है बेसिकली रिलेटिव क्वेश्चन। दूसरी जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे वो होंगी बेस्ड ऑन कांस्टेंट रिलेशंस। एंड तीसरी जो तरह की प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी आपके पास में बेस्ड ऑन फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, कि किसी एक पर्टिकुलर आपके पास में ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, और इक्विलिब्रियम में है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड ये जो पर्टिकुलर आपके पास में वीडियो है इसमें कुछ हम 9 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। तो जरा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। और पहला सवाल जो है वो देखते हैं किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो बोला है अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्विमिंग का आ गया, तो इसका मतलब ये है आपके पास रिवर मैन का। ओके, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्विम कर सकता है। हमें इसमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास में जो रिवर है उसकी विड्थ है 6 किलोमीटर, और जो रिवर है वो फ्लो कर रही है एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर जरा हम इसको बना लेते हैं कि आपके पास में दिस इज रिवर, और आपके पास में जो रिवर है इट इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है। जो मैन है वो आपके पास में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम करता है, जहां पे गिवन है this particular angle here is 127 degrees and the width of the river is how much, 6 kilometers। तो पूछा है कि जितनी देर में वो रिवर को क्रॉस करेगा उतनी देर में वो आपके पास में कितना डिस्प्लेस हो जाएगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, देन ही विल रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। दूसरे यहाँ पर पॉइंट पर पहुंचने पे वो कितना डिस्टेंस आपके पास को ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास में यहाँ पर हम यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आपके पास में दिस पर्टिकुलर एंगल हियर इज 37 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, आपके पास में वेलोसिटी ऑफ मैन को रिजॉल्व कर देंगे इन टू कंपोनेंट्स। एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, ये वाला, और एक होगा आपके पास में ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ठीक, तो रिजॉल्व कर देते हैं। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो में जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन cos 37 डिग्री, और इस तरफ जो आपके पास में कंपोनेंट आएगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन sin 37 डिग्री। हमें सारी चीजें दी गई है, जरा इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन cos 37 which is 4/5, so 5 into 4/5, this will be 4 kilometer per hour. So this is 4, and velocity of man sin 37 degree, this will be 3 kilometers per hour. तो यहाँ से हमें नजर आ जाता है कि आपके पास में रिवर मैन को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पुश करेगी, लेके चली जाएगी अपनी डायरेक्शन में। अब हम निकालते हैं कि कितना टाइम इसको लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में। वेलोसिटी कितनी है 4, डिस्टेंस कितना है 6, तो टाइम कितना होगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 6/4। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.5 आवर्स। तो अब बहुत सिंपल सी चीज है कि इस डायरेक्शन में कितना मूव कर गया x, which will again net velocity in x direction into time। net velocity in x direction कितना है 4 minus 3 1। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 4 minus 3 1 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स। तो यहाँ से आपके पास में जो डिस्टेंस आ गया x वो कितना आ गया 1.5 किलोमीटर्स। तो आपके पास में ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम। तो जब भी आप इन दी डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो जा रहे होते हो तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो इसका आंसर क्या हो गया
ऑप्शन बी। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट लगे हैं। पहला कॉन्सेप्ट है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स और दूसरा है ये हमने देख लिया है कि आपके पास में व्हाट आर द रिजल्टेंट वेलोसिटीज इन द कोरस्पोंडिंग डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस को सॉल्व कर लिया। चलिए अब आते हैं आपके पास में नेक्स्ट सवाल पर। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट और क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन है अब ये है आपके पास में रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टू अ मैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। Okay, if the raindrops are actually falling vertically downwards, then the velocity in meter per second is okay. तो एक्चुअली में रेन तो जो है वो आपके पास में वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही गिर रही है, बट जब मैन भागना स्टार्ट कर देता है he basically observes the rain falling at 45 degree। तो उसने हमसे पूछा है कि मैन मतलब रेन की वेलोसिटी कितनी है। ओके, तो जो सिचुएशन है वो ये है कि आपके पास में रेन इज बेसिकली फॉलिंग vertically and this is my man who is standing, but now the man starts running। तो मैं मान लेता हूँ कि मैन इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है। तो जब मैन इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है आपके पास में, ठीक है, तो आपके पास में कितनी स्पीड से भाग रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो रेन है वो उसको फील होती है आपके पास में कितनी स्पीड से आपको, मतलब स्पीड तो पता नहीं बट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो मैं मान लेता हूँ कि जो उसको रेन है वो 45 डिग्री पे फील होती है आपको, तो इसी तरह से फील हो रही होगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड द एंगल इज विद वर्टिकल। तो विद वर्टिकल है आपके पास में, तो वर्टिकल के साथ बना लेते हैं, ये वर्टिकल है और ये है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर हम लिखें तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये हमारे पास में है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन कि मैन रेन किस तरह से फील हो रही है, तो हमें वेलोसिटी निकालनी। तो अब आपके पास में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन है वी आर माइनस जे का, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड वेलोसिटी ऑफ मैन हमने इस डायरेक्शन में मान लिया है, तो माइनस 5 आई कैप। तो इस डायरेक्शन में आपके पास में वेलोसिटी हो गई है। अब आपके पास में हमें जो बोला गया है वो ये कि द एंगल इज 45 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों वेलोसिटीज को जरा आपके पास में अपने एक्सिस पे बनाते हैं, तो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इन दिस डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ मैन -5 इस डायरेक्शन। यहाँ पे दोनों का नेट हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है। दिस एंगल हियर इज 45 डिग्री। तो अब हमें पता है this is particularly 5 upon this velocity of rain will be tan 43। तो 5 upon velocity of rain will be equals to कितना, tan 45। tan 45 1 होता है, तो velocity of rain is coming out to be how much 5। तो यहाँ से velocity of rain is 5, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, this is my first option। तो velocity of rain is 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा तरीका जिससे सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते थे कि जब भी आपके पास में the resultant is making an angle of 45 डिग्री, तो उसका मतलब the component along x direction and the component along y direction both b। x डायरेक्शन में हमें component पता ही था 5 जो कि हमें दिया गया है, तो y component में भी कितना होगा 5 ही होगा, तभी आपके पास में जो एंगल है वो 45 डिग्री है। So this is how you can think। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए यू डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू थिंक फ्रॉम योर माइंड, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल है आपके पास में फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हैंगिंग रॉड इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्री एंड। तो ये है बेसिकली आपके पास में क्वेश्चन ऑफ कांस्टेंट रिलेशन। और कांस्टेंट रिलेशन में हम लोग देखते हैं कि आपके पास में, मैं जरा फिगर बना देता हूँ सबसे पहले आपके लिए। यहाँ पे ये पुली है ना,
इस पुली में इस धागे को मैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींच रहा हूँ। ये दूसरा पुली है, यहाँ पर भी एक और के पास में धागा है जो अटैच टू अनदर पुली, और अब आपके पास में ये 1 मीटर पर सेकेंड से हम नीचे खींच रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपके पास में जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, वी बेसिकली अज्यूम कि आपके पास में ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट है आपके पास में ए और ये जो पॉइंट है बी, हम इन दोनों की वेलोसिटीज मान लेते हैं। एंड इन दोनों की वेलोसिटीज कितनी होंगी, सिंस ये जो पॉइंट ए है ये इस धागे से कनेक्टेड है, सो अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से गुजरा है तो दिस पॉइंट ए विल हैव अ टेंडेंसी टू गो अपसाइड एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाना चाहा। इसी तरह से ये जो पॉइंट बी है ये 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे खींच रहे हैं, तो पॉइंट बी 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था। अब अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रिलेशन हमें पता है कि आपके पास में velocity of A plus velocity of B upon 2 will be velocity of pulley। ठीक है, ये आपके पास में कांस्टेंट रिलेशन से हमारे पास आ गए। तो velocity of A is 2, velocity of B is 1, divided by 2 is velocity of pulley। तो यहाँ से velocity of pulley हमारे पास कितना आता है, 3/2 मीटर पर सेकेंड। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है हैंगिंग ब्लॉक। अब जिस वेलोसिटी से हैंग पुली ऊपर जा रहा हो उसी वेलोसिटी से तो ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ जो पुली है वो आपके पास कितनी आ गई है, 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन इस पर्टिकुलर सवाल को करने के लिए डू नॉट रिक्वायर अ पेन एंड पेपर, जस्ट हैव टू थिंक फ्रॉम योर माइंड कि आपके पास में जब भी कोई भी एक मूवेबल पुली होता है तो उस पे हमेशा 2 पॉइंट्स होते हैं, उन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटीज का सम डिवाइड बाय 2 इज द वेलोसिटी ऑफ ए, और जो भी उस पुली से अटैच्ड है उसकी भी वेलोसिटी उतनी ही होगी। तो यहाँ पर दोनों ही एंड्स की वेलोसिटीज आपको पता है, यू नीड टू ऐड एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। और नेक्स्ट सवाल है अगेन आपके पास में रेन मैन प्रॉब्लम, और उसमें क्या बोल रहा है, a stationary man observes that rain strikes at an angle of 60 degree to horizontal। ठीक है, तो आपके पास में मैन है, he is standing on the ground and he observes that the rain is striking at an angle of 60 degree। इस तरह से लगता है, ठीक है, 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल का मतलब ये एंगल हो गया 60 डिग्री, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, अब मैन स्टार्ट्स टू रन, मैन जो है उसने आपके पास में भागना स्टार्ट कर दिया इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। और अब जो उसको लगता है वो लगता है जो आपके पास में रेन है इट इज स्ट्राइकिंग इट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ये आपके पास में रेन है, it is striking him at an angle of 30 degree, this is velocity of rain with respect to man। तो अब particularly again हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम velocity of rain with respect to man को लिखेंगे, तो velocity of rain with respect to man कितना होता है relative motion के कॉन्सेप्ट से, velocity of rain minus velocity of man। अब हमें initial velocity of rain दे रखी है which was making an angle of 60 degree, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, एंड दिस इज योर 60 डिग्री, सो दिस इज वी आर फॉर 60 आई कैप, दिस इज वी आर sin 60 minus j cap। Let me write the velocity of rain, v r cos 60 I cap minus plus VR sin 60 minus j cap, and velocity of man है आपके पास में 25 I cap। अब इन दोनों velocities का हमें क्या करना है, I cap components को एक साथ और j cap को अलग, तो this will be VR by 2 minus 25 I cap, this will be minus root 3 by 2 velocity of rain j cap।
अगेन हम क्या करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम में, ये जो भी हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है प्लॉट कर लेते हैं उसमें ऑन द एक्सिस। तो ये मेरी एक्सिस है जहां पर अगेन ये हो गया आपके पास में, ओके पॉजिटिव ले रहे हैं हम आपके पास में, तो ये हो गया आपके पास में दिस इज VR/2 minus 25 and this is √3/2 VR and this is my resultant और यहाँ पर resultant is making an angle 50 degree। तो अगेन अब मेरे पास में tan 30 will be equals to this component upon this component, which is √3 VR/2 upon VR/2 minus 25. Tan 30 is 1/√3. 1/√3 equals to √3 velocity of rain on velocity of rain minus 50 just by taking the LCM। और यहाँ से अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके व्हाट वी ऑब्जर्व इज इधर गया आपके पास में, तो we'll get 2 VR as 50, so VR will be 25 meter per second। So velocity of rain is also coming out to be how much? 25 meter per second। okay, so कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ से आप एक और चीज कर सकते थे और वो ये कि मैंने यहाँ पर माना है कि ये इस डायरेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन इधर की तरफ। तो उससे अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा जरा चेक कर लेते हैं कि व्हाट इफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पीछे भी तो हो सकता है बिकॉज अभी राइट नाउ वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके पास में ये हो जाएगा √3 VR on 2 upon B 50 sorry 25 minus VR/2, okay, and this is equals to 1/√3। so from here on we get 3 VR equals to 50 minus VR, so we get velocity of rain as 50/4 25, so this is coming out to be 12.5 meter per second। तो अगर मैंने यहाँ पर आपके लिए दूसरा केस ले लिया then also I am getting velocity of rain as 12.5 meter per second। और क्या 12.5 मीटर पर सेकेंड ऑप्शंस में है? बिल्कुल है, बट ये 12.5 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन क्यों नहीं टिक कर रहे? बिकॉज here you will see कि मैन की वेलोसिटी 25 है और रेन की वेलोसिटी 12.5 है। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं हो सकता। मैन इज रनिंग विद मोर वेलोसिटी एज कंपेयर टू रेन, तो उस केस में होगा क्या? मैन आगे चल जाएगा और रेन पीछे रह जाएगी, तो ही विल डेफिनेटली नॉट गेट बेटर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए आपके पास में द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। और नेक्स्ट सवाल है अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कांस्टेंट रिलेशन। यहाँ पर हमें एक पुली है, उस पुली से एक मास अटैच्ड है which is going down with the velocity BB। ये आपके पास में दूसरा एंड है, यहाँ पर आपके पास में कोई भी एक रिंग या डिस्क मान लेते हैं which is going with the velocity of BB। This is angle theta। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। इसमें अगेन हमें पेन एंड पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली देखना है कि आपके पास में the disk which is going in this particular direction, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट होगा आपके पास में along the string, और वो कंपोनेंट कितना होगा? that particular component will be VA cos theta। okay, VA cos theta। तो VA cos theta आपके पास कंपोनेंट हो गया, एंड जो आपके पास में स्ट्रिंग होती है वो आपके पास कैसी होती है? इनएक्सटेंसिबल। तो इसका मतलब every point of the string will have same velocity।
तो ये कितने से नीचे जा रहा है, वीवी से नीचे जा रहा है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वीवी के क्या होनी चाहिए, बराबर। तो we'll have velocity of v will be equals to velocity of a cos theta. So this is the particular constant relation that you will get. और ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वीवी इक्वल्स टू a plus स्टूडेंट a। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि आपके पास में स्टूडेंट a is correct and b is wrong. So जब भी आपके पास में इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है where you have a string attached to a movable object which is moving, तो वहां पर हमेशा उस मूवेबल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप रिजॉल्व करोगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं आपके पास में। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर सीम्स टू बी अगेन ऑफ कांस्टेंट रिलेशन, बट यहाँ पर कांस्टेंट रिलेशन कौन से होंगे, वेज कांस्टेंट्स। ठीक है, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन आ रहा है। और वेज कांस्टेंट्स की जब बात करते हैं तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम करें, फिगर बना लेते हैं। ये आपके पास में क्या है, स्फीयर है, और ये आपके पास में है, और उस वेज को आप इस तरह से इस तरफ पुश कर रहे हो द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम इस वेज को इस तरफ पुश करेंगे तो वी नो ये जो स्फीयर है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। तो दिस विल द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर vs। अब जब भी आपके पास में इस तरह से दो चीजें कांटेक्ट में आएंगे, वन ऑफ देम इज स्फीयर एंड अनदर इज वेज, तो यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर नॉट लूजिंग कांटेक्ट विद ईच अदर। इसी पर्टिकुलर चीज को हम यूज करते हैं अंडर आवर कांस्टेंट रिलेशंस। और वो रिलेशन क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास में ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं इनके जो कंपोनेंट्स होंगे आपके पास में अलोंग दिस डायरेक्शन, वो जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास में क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, तभी आपके पास में कांस्टेंट लूज देंगे, तभी आपके पास में इसमें कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट भी तभी आता है। अगर कांस्टेंट यूज कर दिया तो फिर तो आपके पास इंडिपेंडेंट मोशन है, तो फिर वहां पे कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए आपके पास में दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेज जिसको मैं vw बोल देता हूँ, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्फीयर व्हिच इज vs। यहाँ पर दिस इज माय एंगल थीटा, तो आपके पास में पर्टिकुलरली ये एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, थीटा आपके पास में थीटा 90 में से थीटा बिल्कुल सही। तो दिस इज माय 90 माइनस थीटा। तो अब वेलोसिटी ऑफ वेज का जो कंपोनेंट आएगा इधर दैट विल बी vw cos ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर का जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी vs cos थीटा। cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो यहां से आगे आपके पास में वेलोसिटी ऑफ वेज sin थीटा will be equals to velocity of sphere cos theta. ठीक है, now we need to find the value of sin theta and cos theta। और यहाँ पर हमें जो चीज दी गई है वो है आपके पास में कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वेज स्फीयर को टच करता है वो है आपके पास में कितना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है आपके पास में r/5। so particularly this is the particular distance जो मुझे यहाँ पे दिया गया है r/5। ओके, तो मैं मान लेता हूँ this is particularly my center of the sphere। ये वाला जो डिस्टेंस होगा this distance will be r minus r/5, and ये जो डिस्टेंस है this is my radius r। so मेरे पास में this particular distance is coming out to be 4r/5। तो अब देखते हैं आपके पास में using trigonometry 4r/5 which is ये वाला डिस्टेंस upon this distance r will be equals to sin of 90 minus theta। r से आ गया, so we have 4/5 equals to sin is equals to cos theta। cos theta 4/5 आ रहा है, उसका मतलब थीटा कितना हो गया, 37 डिग्रीज। लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। तो वेलोसिटी ऑफ वेज कितना है, 20। sin 37 is 3/5। velocity of sphere पता नहीं, और cos 37 is 4/5। तो 5 से 5 गया,
4 से 20, this is 5, तो velocity of sphere is coming out to be how much? 15 meter per second. तो 15 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, डी ऑप्शन, which is 15 मीटर पर सेकेंड. तो here we have particularly used constant relations. कौन से कांस्टेंट्स हैं? वेज कांस्टेंट्स हैं आपके पास में, जिसमें जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिस पर आपको ध्यान देना है वो है कि जो वेलोसिटीज का कंपोनेंट अलोंग दी कांटेक्ट होता है आपके पास में, अलोंग दी कांटेक्ट वो आपके पास में बराबर हो रहा है. ठीक है, वो कांस्टेंट रिलेशंस थे. उसके बाद तो सिर्फ हमने ज्योमेट्री यूज करी है. चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. और नेक्स्ट सवाल है, ओके, this is one of the oldest and most famous brain twister. This is involving horse and cart. And ये जो horse and cart problem है, इसको हम, अगर आप इसको पूरे अच्छे से एनालाइज करेंगे, so you will be able to analyze the Newton's third law of motion and how does friction helps us in walking. Okay, तो ये बड़ा ही आपके पास में एक जबरदस्त सवाल है, जो कि हमें ये हेल्प करता है, मदद करता है to analyze the different forces जो horse cart problem में involved है, how those forces are basically helping the horse to pull the cart. Friction कैसे आ रहा है, normal force कैसे आ रहा है, how is horse pulling the ground in the back direction, ये सब चीजें हैं. and how is Newton's laws of motion, third law specifically. तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास में which is are correct, कौन सा स्टेटमेंट आपके पास में सही है, ये हमें पूछा है. तो पहली स्टेटमेंट की बात करें तो पहली स्टेटमेंट है as action always equals reaction. No, बिल्कुल सही है. Every action has equal and opposite reaction. This is what Newton told us, which is Newton's third law of motion. The horse pulls forward on the buggy. Both of them would not move forward if the surface is frictionless. तो इसमें क्या होगा कि जो horse है वो आपके पास में buggy के ऊपर, मतलब buggy को pull करता है. वो कैसे कर पा रहा है? Because basically जो horse है वो आपके पास के ground को back direction में push करता है, जिसकी वजह से friction फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो आपके पास में जो हॉर्स है वो आपके पास में कभी भी बगी को पुल नहीं कर पाएगा, बिकॉज विल स्टार्ट स्लिपिंग. तो इसलिए आपके पास में जब हॉर्स पुश करता है तो फ्रिक्शन आता है, एंड द नेट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो जो नेट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट हेल्प्स हॉर्स पुल द बगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो पहला ऑप्शन एकदम सही है आपके पास में. ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास में पुल कर रहा है, सॉरी, और अगर फ्रिक्शनलेस इज पॉसिबल नहीं. करेक्ट. दूसरा है द हॉर्स पुल्स फॉरवर्ड स्लाइटली हार्डर ऑन द बगी देन द बगी पुल्स बैकवर्ड. गलत है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी लो, जितनी फोर्स आपके पास में हॉर्स बगी पे लगाता है उतनी फोर्स बगी भी हॉर्स पे लगाए, तो ये तो गलत हो गया आपके पास में. सी ऑप्शन है द हॉर्स कैन पुल द बगी फॉरवर्ड ओनली इफ द हॉर्स वेज मोर देन द बगी. जब भी हम फोर्सेस की बात करते हैं वहां पर आपके पास में इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, वहां पर वेट्स का कोई लेना देना नहीं होगा. ठीक है, हेवियर, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. हाँ, मैं मानता हूँ कि फ्रिक्शन में आपके पास आएगा, बट दैट इज आल्सो नॉट डायरेक्ट रिलेशन विद द वेट. ये स्टेटमेंट भी आपके पास में सही नहीं है. डी है द फोर्स ऑन द बगी बाय हॉर्स इज एज स्ट्रांग एज द फोर्स ऑन द हॉर्स बाय द बगी बट स्टिल दे मूव फॉरवर्ड. बिल्कुल सही है, बिकॉज मैंने बोला कि आपके पास में जो नेट फोर्स है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, व्हिच इज एक्चुअली द फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, क्लियर. तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन क्वेश्चन है, इसके आपके पास में पहला और डी ऑप्शन, ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं. तो दिस इज मल्टीपल फैक्ट, व्हिच इज आर करेक्ट, तो पर्टिकुलरली मल्टीपल फैक्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. हाँ, नेक्स्ट सवाल जो है बड़ा ही धांसू सवाल है. धांसू सवाल में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर आपके पास में हेमिस्फीयर दे दिया है और दूसरा जो बॉल है वो भी आपके पास एक स्फीयर है. बट नाउ इससे पहले हम जितने भी केसेस करते थे, आप लोगों ने हो सकता है कि हेमिस्फीयर में वो प्रॉब्लम कराओ, इंसेक्ट प्रॉब्लम, इंसेक्ट ऊपर क्रॉल कर रहा है, कितनी वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर जाके वो रेस्ट पर आ जाएगी कुछ इस तरह. वहाँ पे जो इंसेक्ट वहाँ पर उसके कोई साइज वाइज कंसिडर नहीं करते, पर यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्फीयर है उसका आपको क्या दे दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है 4.5. इस पर्टिकुलर रेडियस की वजह से दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिकम्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज नाउ यू हैव टू कंसीडर द साइज ऑफ द स्फीयर एज. ओके, दूसरा जो हेमिस्फीयर है वो आपके पास में, जब हेमिस्फीयर को आप देख रहे हैं और उसमें
किसी धागे से पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट लटक रहा है, ओके, जिसका खुद का एक साइज है, तो वहां पर आप जो एंगल्स हैं उनको आप सिंपली सॉल्व नहीं कर पाओगे, यू हैव टू कंसिडर द वेक्टर फॉर्म देयर। मैं समझाता हूँ किस तरह से। ये आपके पास में एक हेमिस्फीयर है, और अब इस हेमिस्फीयर में हमने क्या किया है, आपके पास में विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड हमने यहाँ पर एक स्फीयर को हैंग कर दिया है। यहाँ पर क्या बोला है कि आपके पास में इट इज फाउंड दैट दिस स्ट्रिंग इज एनी शॉर्टर देन 40 सेंटीमीटर। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है अगर 40 सेंटीमीटर से कम होती है तो ये ब्रेक कर जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज डेफिनेटली सम डाउनवर्ड फोर्स ऑपोजिट टू द टेंशन फोर्स व्हिच इज ग्रेटर देन टेंशन फोर्स जब आपके पास में स्ट्रिंग की लेंथ 40 से कम हो। तो इसका मतलब 40 सेंटीमीटर में आपके पास में जो फोर्स इन दिस डायरेक्शन है वो टेंशन को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। उससे जैसे ही स्ट्रिंग की लेंथ कम होगी वैसे ही टूट जाएगी। तो हमसे जो पूछा गया है वो यही पूछा गया, व्हाट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है कि हमसे टेंशन फोर्स पूछी गई है एट द मोमेंट व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए आपके पास में यहाँ पर रेडियस ऑफ द बॉल दिया गया है 49 सेंटीमीटर। तो आई अज्यूम दिस पर्टिकुलर थिंग टू बी 0,0,0। अब मैं मान सकता हूँ कि जब मैं इस पर्टिकुलर स्फीयर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पर, तो आई एम बेसिकली ऑब्जर्विंग इट इन 2 डायमेंशंस। तो यहाँ पर आपके पास में मैं जो डायमेंशंस की बात करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 0,0,0 बिकॉज हेमिस्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल। ओके, तो इसको मैं मान सकता हूँ कि एक्स एक्सिस, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये मैंने ले लिया है आपके पास में 49,0,0। राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग दी साइंस कि अच्छा लेफ्ट साइड पॉजिटिव ले रहा हूँ, बिकॉज वो जो साइंस है वो मैटर नहीं करेंगे। ओके, अदरवाइज यू कैन कंसीडर दिस नेगेटिव एज वेल, आप कर सकते हो इस चीज। दूसरा, अब आपके पास में ये जो रेडियस है 4.5 है, तो ये यहां तक 4.5 है, और यहां से इस सेंटर तक भी जो डिस्टेंस है वो आपके पास में कितना हो गया, 44.5। तो यहां से यहां तक 44.5, तो दिस इज ऑल्सो 44.5। तो ये जो दोनों आपके पास में लेंथ है ये आपके पास में क्या हो गई है, इक्वल हो गई। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर स्फीयर की कोऑर्डिनेट को देखूं, तो इस पर्टिकुलर स्फीयर की कोऑर्डिनेट को मैं ले लेता हूं आपके पास में x, 0, z। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली x तो ये हो ही गया, और अब मैंने माना है कि ये एक्सेस है, दिस इज द लेवल ऑफ द स्फीयर, और इससे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो नीचे जा रहा हूँ तो मैंने इसको लिया है z। ठीक है, मैं इस तरफ या इस तरफ नहीं जा रहा, इसलिए y मैं नहीं ले रहा, मैं नीचे की तरफ गया तो इसलिए मैंने लिया z। तो y कोऑर्डिनेट मेरा कितना है, 0। अब यहाँ पर हमारे को ये जो पर्टिकुलर सेंटर ऑफ द स्फीयर है इसका कोऑर्डिनेट है x, 0, z। ये सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर है 0,0 एंड दिस इज द पॉइंट व्हिच इज 49,0,0। यहाँ पर दो जो अननोन्स हैं वो है x और z, जिनको हम सॉल्व करके इक्वेशन बना के वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, सॉरी z माइनस 0 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 44.5 का होल स्क्वायर। और इसी तरह से दिस x माइनस 49 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 44.5। यहाँ से हमें ये दोनों पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी एंड वील गेट द वैल्यूज एज x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 49 का होल स्क्वायर माइनस 98x प्लस z स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर कटा, z स्क्वायर से z स्क्वायर, एंड वील गेट द वैल्यू ऑफ x एज 49/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ये जो x, z को 0, z ये आ गए 49/2। 49/2 इज हाउ मच, 24.5। अब आप यहाँ पर पर्टिकुलरली वैल्यू डालोगे तो यहाँ से आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो खुद z की वैल्यू आ जाएगी।
जब आप इसमें वैल्यू डाल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है नेक्स्ट, कि आपको यहाँ पर फोर्स दिखानी होगी। दिस इज माई टेंशन फोर्स एंड दिस पर्टिकुलर इज माई नॉर्मल फोर्स। अब हम यहाँ पर आपके पास में टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स को यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन टू कंपोनेंट्स, और ये है आपके पास में वेट ऑफ दी स्फीयर जो कि लग रहा है। तो दिस इज माय पर्टिकुलर एंगल अल्फा, सो ये वाला एंगल भी मेरे पास अल्फा होगा, तो ये दोनों एंगल्स आपके पास में बराबर। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा कि दिस पर्टिकुलर टेंशन फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है, क्योंकि दिस विल बी t cos अल्फा व्हिच इज इक्वल टू n cos अल्फा, cos अल्फा कैंसिल, तो t बराबर है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास में t और n के कंपोनेंट्स तो व्हिच विल बी 2t sin अल्फा, यहाँ से 2t sin अल्फा विल बी इक्वल टू कितना w। अब मुझे टेंशन t निकालना था, और टेंशन t निकालना है तो उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक और चीज चाहिए व्हिच इज अल्फा। ओके, अब साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालनी है उसको देखिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एंड ये वाली जो आपके पास में कोऑर्डिनेट्स है उसको लेके आप ये वाला वेक्टर निकाल सकते। इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में अगर कितना एंगल निकालना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों वेक्टर्स का आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना। दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ये वेक्टर तो माइनस आई कैप है और ये वेक्टर आप निकाल लेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वहां से आपके पास क्या निकल के आएगा, cos अल्फा, एंड cos अल्फा विल बी हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली cos अल्फा विल कम आउट टू बी 0.65। और जब cos अल्फा आ गया तो यू कैन डेफिनेटली यूज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin अल्फा, और sin अल्फा की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली वो आपके पास में आएगी 0.75। तो यहाँ से आप पर्टिकुलरली साइन अल्फा की वैल्यू डाल लीजिए, और वहां से आपके पास में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या टेंशन टी व्हिच इज डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग एट लेंथ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर वो आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने दांसू क्यों बोला था, इसीलिए बिकॉज यहाँ पर आप पहली बार साइंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, एंड जैसे साइंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाता है वैसे ही आपको पर्टिकुलरली ये डिस्टेंसेस कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो फिर हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया है जो हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में लगाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ट्राई करिए खुद से, कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी इन्वॉल्व, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू टेक 5 to 10 मिनट्स सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल अगेन अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बिकॉज यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो पूछा क्या गया है, least acceleration and least value of greater mass। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपके पास में ये एक पुली सिस्टम है, यहाँ पर एक पुली है और उस पुली में आपके पास में ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है n1, और ये एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका मास है आपके पास में n2। इन्होंने क्या बोला कि आपके पास में अनइक्वल मासेस हैं, तो m1 कैन नेवर बी इक्वल टू m2 where the sum of the masses is constant। तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास में स्टेटमेंट है सम ऑफ द मासेस इज कांस्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको मैं आपके पास में कैपिटल M ले लेता हूं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर सपोजली आई अज्यूम कि m1 जो मास है वो आपके पास में m2 से ज्यादा है, तो यहाँ पर मेरे पास में m2 कितना आ गया, कैपिटल M माइनस m1। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m2 हियर, m1 greater than capital M minus m1, so twice m1 is greater than capital M, so m1 is greater than n by 2। तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास में कंडीशन है m1 पे, ये मुझे वैसे भी समझ में आ रही है बिकॉज बोल दिया गया है अनइक्वल मासेस है, जहाँ पर एक मास बड़ा है, तो एक मास बड़ा है तो डेफिनेटली हाफ से ज्यादा होगा अगर उन दोनों का सम बराबर है। तो वन ऑफ द कंडीशन दैट आई एम गेटिंग हियर ऑन द ग्रेटर मास इज कि जो ग्रेटर मास है m1 उसको
n by 2 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन दैट आई ऑब्टेन्ड। अब आप आ जाते हैं आपके पास में पर्टिकुलरली दिस इज m1g, दिस इज टेंशन t, ये m2g है और ये टेंशन t है। तो मुझसे लीस्ट एक्सेलरेशन पूछा है, तो उसके लिए मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, देन वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। दोनों एक ही धागे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। तो लेट मी फाइंड, मतलब write the equations. m1g minus t will be equals to m1a and t minus m2g will be equals to m2a। यहाँ से दोनों को सॉल्व किया तो particularly the value of acceleration that we get is m1 minus m2 into g upon में m1 plus m2, ठीक है। So this is the value of acceleration that we are getting। अब हमारे पास में जो कंडीशन है वो एक तो दे दी गई है n1 ग्रेटर देन n/2 और हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गई है, और अब इस एक्सेलरेशन को आपके पास में क्या होना है, लीस्ट एक्सेलरेशन। अब m1 प्लस m2 तो हमें पता है कि कितना है, कैपिटल है। तो एक्सेलरेशन इज m1 माइनस m2 g अपॉन में m1 प्लस, this is coming out to be capital M। अब एक जो चीज दे दी गई है वो ये है, if the breaking tension of the string is 15/32 of the weight of the sum of the pieces। तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर आपके पास में एक्सेलरेशन है इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, एंड आई गेट द कंडीशन ऑफ, मतलब टेंशन की वैल्यू निकाल, क्योंकि हमें बोला गया है ब्रेकिंग टेंशन। ब्रेकिंग टेंशन का मतलब हमेशा होता है आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टेंशन जो पर्टिकुलर सिस्टम में आ सकती है। तो इसका मतलब यहाँ से इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन, और टेंशन जो है, जो भी एक्सप्रेशन है वो हमेशा 15/32 ऑफ मास कैपिटल M से कम होनी चाहिए, बिकॉज वो तो मैक्सिमम है। तो देखते हैं कि क्या उससे हमारे पास कोई कंडीशन निकल के आती है। तो जरा हम एक्सेलरेशन की वैल्यू डालते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशंस पे, एंड वी ऑब्टेन द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेंशन। तो m1g minus t equals to m1 times m1 minus m2 g upon capital M। So we'll get the value of tension T as m1g minus m1g m1 minus m2 upon capital M। So here we have m1g common, capital M minus m1 plus m2 upon capital M। Just substitute the value of m2 as capital M minus m1। तो यहाँ से मेरे पास में जो पर्टिकुलर टेंशन की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में टेंशन T इक्वल्स टू m1g twice capital M minus 2m1 upon capital M by substituting the value of m2 as capital M minus m1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है ये जो पर्टिकुलर टेंशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 15/32 ऑफ कैपिटल M। तो इसका मतलब दिस पर्टिकुलर टेंशन हियर should be less than equals to 15/32 of capital MG। तो अब मेरे पास यहाँ पर कुछ इनइक्वालिटीज आ गई हैं, और जब हमारे पास इनइक्वालिटीज आ जाती हैं तो देयर वी आर बेसिकली एबल टू एनालाइज द ग्रेटेस्ट और द लीस्ट वैल्यू, और वही मुझे सवाल में बोला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट वी गेट इज जी से जी कैंसिल, ठीक है। ये बना आपके पास में 264 कैपिटल M n1 माइनस 64 n1 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 15 m स्क्वायर। ये मेरे को कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही दिखाई दे रही है, जिसको अगेन फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 64 n1 स्क्वायर माइनस 64 n n1
प्लस 15m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो ये पर्टिकुलर मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है in terms of m1 और ये quadratic equation is involving inequalities। so यहाँ से इस पर्टिकुलर अगर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो we definitely will get some values of m1 in terms of capital। तो अगर मैं इस quadratic इक्वेशन को सॉल्व करूं तो यहाँ से मेरे पास में जो पर्टिकुलर m1 जो मेरे पास में आएगा वो आएगा 64n प्लस माइनस 16 कैपिटल N अपॉन में 128 where the particular discriminant of this equation will come out to be 16 कैपिटल N। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, we'll get n1 equals to 80n by 128 comma 48n by 128। simplifying, this is 20, this is 32, now this is 5, this is 8, this is 12, 32, this is again 3, this is 8। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटीज, वो इक्वेशंस आएंगी बच्चों n1 minus 5/8 capital M into n1 minus 3/8 capital greater than equals to 0। अब आप लोगों ने मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा होगा और यहाँ से हमारे पास जो दो रिजल्ट्स आएंगे m1 greater than equals to 5/8 capital M एंड दूसरा आएगा m1 less than equal to 3/8 capital M। और एक जो कंडीशन थी वो दी थी m1 greater than n/2। तो जो 5/8 है वो आपके पास में इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, which is greater than n/2, but 3/8 is not satisfying और हमें निकालना था लीस्ट मास, ग्रेटर मास। तो लीस्ट ग्रेटर मास या तो इतना है या इससे ज्यादा, तो लीस्ट ग्रेटर मास आपके पास कितना आ गया 5/8 है। तो मिनिमम जो ग्रेटर मास की वैल्यू होनी चाहिए वो 5/8 n होनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। और अब आपके पास में ये वैल्यू आ गई है, यू विल सब्स्टिट्यूट इट हियर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे लीस्ट इसमें से और यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जरा कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। तो n1 इज 5/8 और उस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग n2 आ जाएगा आपके पास में 3/8 कैपिटल N। तो वी सब्स्टिट्यूट 5/8 minus 3/8 is 2/8, by 8 is 1/4, so this comes out to be g/4। so the least value of acceleration will be how much? g/4। so इसीलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है because it is basically involving a deep level of analysis of inequalities as well as कि सम ऑफ मास इज कांस्टेंट है और उसके बेसिस पे फिर आपने एक इक्वेशन जनरेट करी है और हमने जो इक्वेशन जनरेट करी है उसके लिए हमने टेंशन की जो एक पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स टेंशन फोर्स 15/32 ऑफ मास, ये इस पे फोकस करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है, बहुत क्वेश्चन कह सकते हैं, थोड़ा डीप एनालिसिस इन्वॉल्व है। So I guess ये particular 9 questions will help you develop your concepts। थोड़ी clarity आएगी आपको इन सवालों में कि किस तरह से solve करते हैं। ठीक है, where the last 2 particular questions are different types और उन different types को आप जब करने की कोशिश करेंगे तो now you will start feeling कि हाँ आपको हर एक question के बिल्कुल minute details पे focus करना होगा। तो these 2 last questions are basically at JEE advanced level और उससे पहले जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे दे आर बेसिकली एट JEE मेंस से। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हो गए हैं और इन 9 क्वेश्चन से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी डेवलप करने में मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू बच्चों।